हेलो सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी? सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खादी के जन्म को देख रहे होंगे, निहार रहे होंगे कि महात्मा गांधी ने खादी का जन्म किस प्रकार से किया। खादी के बारे में महात्मा गांधी को कब तक पता नहीं था, कब पता चला, क्या समस्या आई, चरखा और चरखा कहाँ से मिला, किसका बहिष्कार किया, किसको अपनाया और चरखे की समस्या का हल का बोले तो हल कैसे हुई, या चरखे की समस्या का जो समाधान था वो किस प्रकार से हुआ, इसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं, है ना। उससे पहले हमने शांति निकेतन के बारे में पढ़ा, बलवान से भिड़ंत पढ़ा ना, फिनिक्स का आश्रम पढ़ा और शांति निकेतन का आश्रम पढ़ा, है ना। महात्मा गांधी हॉर्न भोजन गृह में भोजन करने के लिए गए तो वहाँ क्या हुआ, रात को महात्मा गांधी भूखे क्यों रहे, अन्नाहार के प्रति महात्मा गांधी की क्या श्रद्धा थी, है ना। महात्मा गांधी के मित्रों को महात्मा गांधी को लेकर क्या चिंता थी, महात्मा गांधी के मित्रों ने महात्मा गांधी को क्या कहा, इन सब बातों पर हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। माय डियर, आप तो बस मस्त रहा करो, कभी कभी फूल बनकर मत जीना, कभी फूल बनकर मत जीना, क्योंकि जिस दिन खिलोगे तो टूट करके बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जीना, जिस दिन तराशे जाओगे भगवान बन जाओगे, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे खादी का जन्म। हालांकि मैंने इनके बारे में आपको अवगत करवा दिया है कि क्या है खादी का जन्म। मुझे यहाँ याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करघा कहीं देखा हो। तो चरखे को क्या कहा जा रहा है, करघा कहा जा रहा है। 1908 ईस्वी तक महात्मा गांधी ने क्या नहीं देखा था, चरखा या चरखा नहीं देखा था, देखा ही नहीं था, है ना। फिर भी मैंने हिंद स्वराज्य में यह माना, अंडरलाइन करते जाना है खादी के जन्म में। फिर भी मैंने किसने, महात्मा गांधी ने स्वराज्य में यह माना था कि स्वराज्य का मतलब होता है अपना राज्य। बोले तो जब व्यक्ति जिस देश में रह रहा हो वहाँ मिलजुल करके अपने हाथों से कोई काम करे तो महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। तो स्वराज्य प्राप्त करने में महात्मा गांधी ने माना कि खादी का जन्म अत्यावश्यक है, विदेशी माल का बहिष्कार करें और स्वदेशी को अपनाएं, और ऐसा करने से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, स्वराज्य प्राप्त हो सकता है। तो स्वराज्य की जड़ मौजूद है खादी के जन्म में, है ना। तो देखिएगा, हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है। कंगालियत का मतलब होता है यहाँ पर गरीबी। इस कंगालियत की हम बात करें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गरीबी, या हम इसको कह भी सकते हैं भूखमरी मिट सकती है। तो प्रश्न एक लाइन वाला तो तैयार हो ही गया कि हिंदुस्तान की कंगालियत महात्मा गांधी के द्वारा कैसे मिट सकती है, चरखे या चरखे से मिट सकती है। और महात्मा गांधी ने 1908 तक चरखा या चरखा देखा तक नहीं था। और यह तो सबके समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भूखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा। और स्वराज्य कब मिलेगा, जब भूखमरी मिटेगी। और भूखमरी कब मिटेगी, भूखमरी और गरीबी कब मिटेगी, जब लोग अपने हाथों से काम करने सीख जाएंगे। और हाथों से काम करना कब सीखेगा कोई व्यक्ति, जब चरखा या चरखा मिलेगा। चरखा मिलेगा तो उसको काटना पड़ेगा तो हाथ का प्रयोग होगा, और हाथ का प्रयोग हो तो व्यक्ति मिलजुल करके स्व परिश्रम करेंगे, और स्व परिश्रम से स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। और जैसे स्वराज्य की प्राप्ति होगी तो हिंदुस्तान की कंगालियत या गरीबी भी मिट सकती है। लेकिन हिंदुस्तान की कंगालियत और गरीबी ये चरखे या चरखे से संभव है, ऐसा गांधी जी का मानना था। सन 1915 ईस्वी में मैं दक्षिणी अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया। आपको पता है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटते हैं। आज भी 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। मैंने पहले बताया था 1915 तक थोड़ा सा सुना था लेकिन देखा नहीं था, लेकिन 1908 में तो मतलब ही नहीं था। आश्रम के खुलते ही पूरी बातें लिखनी है। उसमें करघा शुरू किया गया था।
करगा शुरू करने में भी मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। ये बातें आगे छापनी चाहिए थी, लेकिन अभी तो चरखा मिला ही नहीं है। चरखा तो मिलेगा कब? 1917 ईस्वी में। मिलने के बाद में समस्या आती है, लेकिन इन्होंने बात पहले लिख दी, तो अपने को ध्यान में रखना है कि 1915 तक भी इन्होंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे, सुना था चरखे के बारे में। और 1917 में महात्मा गांधी को गुजरात के पालनपुर और काठियावाड़ से चरखा प्राप्त होता है, तब जाकर के समस्या आती है। समस्या का सामना, करगा शुरू करने में समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि करगा या चरखा चलाना किसी को नहीं आता था। मिल तो गया, हम सब अनजान थे किसको चलाने में? चरखे को चलाने में। अतएव करगे के मिल जाने भर से करगा चल नहीं सकता था। चरखा मिल गया, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो अपने आप काट देगा, काटने वाला भी कोई चाहिए। आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले या व्यापार करना जानने वाले लोग इकट्ठा हुए। जो भी सम्मिलित थे वहाँ पर मौजूद थे, तो कोई तो पढ़ना लिखना जानता था, किताबी कीड़ा था, कोई लेखक था, है ना, कोई व्यापारी था, कोई व्यापारी लेखक वगैरह तो चरखे को काटना जानता नहीं था कोई। इसलिए महात्मा गांधी को चरखा तो मिल गया, आगे मिलेगा, लेकिन बात उन्होंने पहले कह दी समस्या की, है ना। ये बातें हालांकि पहले लिखनी चाहिए थी, बाद में लिखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पहले लिखी। कोई बात नहीं, अपने को सेट कर लेना है ना। हम में कोई कारीगर नहीं था चरखे को चलाने वाला, इसलिए करघा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी। मैंने पहले बताया कि पहले चरखे की आवश्यकता, चरखे की समस्या थी कि चरखे को प्राप्त कैसे किया जाए, और चरखे को प्राप्त कर लिया तो अब उससे काता कैसे जाए, बुना कैसे जाए, ऐसा कोई कारीगर उनमें से नहीं था। क्योंकि उनके पास जो भी लोग थे वो तो या तो कलम चलाने वाले जानते थे, कलम चलाने वाले थे, या फिर कौन था? व्यापारी था, जो व्यापारी करता था। मतलब चरखे के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो महात्मा गांधी को चरखा तो मिल गया, लेकिन चरखा मिलने के बाद में समस्या चरखे चलाने वालों की थी। ठीक है ना। काठियावाड़ और पालनपुर, ये काठियावाड़ और पालनपुर दोनों ही कहाँ है भाई? गुजरात में है। मैंने पहले बताया था कि कहाँ से मिला चरखा? काठियावाड़ और पालनपुर से करघा मिला, और एक सिखाने वाला भी आया, लेकिन उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया। हुनर का मतलब होता है कला। हुनर का मतलब क्या होता है डियर? कला होता है। सिखाने वाला भी साथ में आया, लेकिन उसने पूरी कला नहीं बताई। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कला दूसरों को नहीं बताते। उनको पता होता है कि ये कलर, ये जो कला है, मेरी कला ये सीख गए तो फिर हमें कौन पूछेगा, ठीक है ना। तो कला इन्होंने नहीं बताई। लेकिन महात्मा गांधी के पास एक मगनलाल आइटम रहता था। ये शुरू के गए काम को छोड़ने वाले नहीं थे, इसलिए थोड़ी थोड़ी कला को महात्मा गांधी के भतीजे माने जाते हैं। ऐसे तो संपर्क में जो शांतिनिकेतन में मंडल को संभालते थे वो मगनलाल गांधी थोड़े से इस साथ में आए हुए व्यक्ति की कला को जान गए। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही, इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली, और फिर आश्रम में एक के बाद एक नए नए बुनने वाले तैयार हो गए। मगनलाल ने पहले सीखा, बाद में मगनलाल ने सबको सिखा दिया। लेकिन महीन सूत काटना किसी को भी नहीं आता था, इसलिए महीन सूत है वो विदेशी मिलों से बुनवाना पड़ता था। हमें तो अब अपने कपड़े तैयार करके पहने थे, इसलिए आश्रम वासियों ने मिलके कपड़े पहनना बंद किया और यह निश्चय किया कि वे हाथ करके परदेसी मिल के सूत का बुना हुआ कपड़ा ही पहनेंगे। अर्थात विदेशी माल का बहिष्कार होने लगा और स्वदेशी को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट, ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अपना हाथ जगन्नाथ होता है। हिंदुस्तान के बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की सूत प्राप्त करने में हमें होने वाली उनकी कठिनाई की, इसमें वे किस प्रकार ठगे जाते थे और आखिर किस प्रकार दिन दिन कर्जदार होते जाते थे, इस सब की जानकारी हमें मिली। हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सकें ऐसी स्थिति तो थी ही नहीं। इस कारण से बाहर के मुकाबले बाहर के बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवाना पड़ता था। बाहर के बुनकरों से कपड़ा क्यों बुनवाना पड़ता था? क्योंकि अपनी जो स्वदेशी मिलें थी वो महीन सूत, पतला सूत नहीं काट सकती थी और काटना आता भी नहीं था, जिसके कारण बाहर के बुनकरों की आवश्यकता पड़ी। देसी मिल के सूत का हाथ से बुना कपड़ा झट मिलता नहीं था। बुनकर सारा अच्छा कपड़ा विलायती सूत का ही पहनते थे। विलायती सूत का ही
बुनते थे, क्योंकि हमारी मिलें महीन सूत काटती नहीं थी। हमारी मिलें ना, कारखाना होता है मिल, वैसे मिल में भी हूँ लेकिन मैं मिल बड़ी मी वाला हूँ, ये छोटी मी वाला मिल का मतलब होता है कारखाना। तो हमारी मिलें हैं वो महीन सूत, बोले तो पतला सूत काटती नहीं थी, और दूसरी बात काटना भी आता नहीं था। आज भी वे महीन सूत अपेक्षाकृत तुलना में कम ही काटती हैं, बहुत महीन तो काट ही नहीं सकती। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे जिन्होंने देसी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ती थी कि देसी सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जाएगा। ऐसी गारंटी देनी पड़ती थी, शपथ के साथ वो लोग काटते थे। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बुनवाकर हमने पहना और मित्रों में उसका प्रचार किया। यूँ हम काटने वाली मिलों के अवैतनिक एजेंट बने। अवैतनिक बिना वेतन के काम कर रहे थे। वहाँ पर मिलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमें मिली। हमने देखा कि मिलों का ध्येय खुद काट कर खुद ही बुनना था। ये मिलों का ध्येय था कि खुद ही काटो और खुद ही बुनो। वे हाथ करघों की सहायता से स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से करती थी, बिना इच्छा के। यह सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो उठे। हमने देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं, महात्मा गांधी ने भी ये माना कि जब तक हम हाथ से काटेंगे नहीं, अपने हाथ से काम नहीं करेंगे, तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी, तब तक हम दूसरों के गुलाम बने रहेंगे। वह व्यक्ति इस संसार के अंदर गुलाम बना रहता है जब किसी व्यक्ति को अपने हाथ से काम करना नहीं आता है। जो व्यक्ति अपने हाथ का हुनर जानता है, हाथ की कला जानता है, वह आवश्यकता के अनुसार या अच्छी प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। मिलों के एजेंट बनकर हम देश सेवा करते हैं, ऐसा हमें प्रतीत ही नहीं हुआ। बड़े जज्बे के साथ इन्होंने ये देख लिया कि जब तक हम हाथ से काटेंगे नहीं, तब तक हमें स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है, लोगों के गुलाम बने रहेंगे। इसलिए वो अवैतनिक रूप से काम करने लगे, बिना वेतन के देश सेवा में जुट जाते हैं। लेकिन न तो कहीं चरखा मिलता था और न कहीं चरखे को चलाने वाला मिलता था। कुकड़ियाँ आदि भरने के चरखे तो हमारे पास थे, छोटे मोटे बर्तन, पर उन पर काटा जा सकता है इसका तो हमें ख्याल ही नहीं था। एक बार कालिदास वकील एक बहन को खोज कर लाए। उन्होंने कहा कि यह बहन सूत काट करके दिखाएगी। किसने कहा था? कालिदास ने मोटिवेट कर दिया कि ये दिखाएगी। उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा जो नए काम सीख लेने में बड़े होशियार थे, पर हुनर उनके हाथ नहीं लगा, क्योंकि हर कोई कला अपनी बताता नहीं है ना। दिन तो बीते जा रहे थे, मैं अधीर हो उठा, है ना। आश्रम में आने वाले हर ऐसे आदमी से जो इस विषय में कुछ बता सकता था, मैं पूछताछ किया करता था। पर काटने का इजारा का मतलब यहाँ पर क्या है? इजारा का मतलब होता है अधिकार। इजारा का मतलब क्या होता है डियर? अधिकार। स्त्री का ही था, अतएव औने कोने में पड़ी हुई काटना जानने वाली स्त्री तो किसी स्त्री को मिल सकती थी। सन 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे बढ़ौन शिक्षा परिषद में घसीट ले गए थे। वहाँ महासाहसी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली। तो मैंने पहले बताया था 1917 में जाकर के महात्मा गांधी को चरखा प्राप्त होता है, और 1917 के अंदर ही उन्हें क्या भी प्राप्त होता है? एक विधवा बहन मिली थी जिसका नाम था गंगाबाई। कहाँ से आई है? गुजरात। इन्होंने ही महात्मा गांधी के बोझ को हल्का किया था। महात्मा गांधी के बोझ का मतलब होता है, महात्मा गांधी की समस्या थी कि चरखा तो मिल गया, कहाँ से मिला था भाई? पालनपुर और काठियावाड़, गुजरात से। अब उस समस्या का समाधान कि चरखे से काटे कौन? इस समस्या का पूरी तरह समाधान किसने किया? बड़ौच की विधवा बहन गंगाबाई ने किया था। यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे, वे पढ़ी लिखी अधिक नहीं थी, पर उनमें हिम्मत और समझदारी आपकी तरह साधारणता जितनी शिक्षित बहनों में होती हैं उससे अधिक थी। किसमें? गंगाबाई में। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी। अकेली लड़ी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह। छुआछूत का ये क्या करती थी? विरोध करती थी। सांस कूट कूट करके भरा हुआ था। हिम्मत, जोश, जज्बा, जुनून की कोई कमी नहीं थी आपकी तरह। जैसे आप रात दिन लगे रहते हैं,
मोबाइल को देखने में। वे बेधड़क दलितों से मिलती, बेधड़क का मतलब बिना झिझक के, चाहे रात का ही समय क्यों ना हो, ये अकेले मिल लेती थी और उनकी सेवा करती थी। किनकी? दलितों की, जो कमज़ोर थे, जो गरीब थे, जिनके साथ भेदभाव होता था, अन्याय अत्याचार शोषण होता था, उनकी मदद करती थी विधवा बहन गंगाबाई। उनके पास पैसा था पर उनकी अपनी आवश्यकताएं बहुत कम थी और उन पैसों से वो दलितों की क्या करती थी? मदद। उनका शरीर सुदृढ़ था और चाहे जहां अकेले जाने में उन्हें थोड़ी सी भी झिझक नहीं होती थी, डरती नहीं थी थोड़ी सी भी। वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थी। इन बहन का विशेष परिचय गोधरा की परिषद में प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ? गोधरा की परिषद में। कहाँ है ये? गुजरात में। अपना दुख मैंने उनके सामने रखा। महात्मा गांधी ने अपना चरखे का दुख किसके सामने रखा? विधवा बहन गंगाबाई के सामने। और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में, एक प्रेमिका जिस प्रकार प्रेमी की खोज में भटकती थी, उसी प्रकार चरखे की खोज में महात्मा गांधी भी भटकते थे। उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने मेरा बोझ हल्का कर दिया। तो यहाँ पर मेरा बोझ कौन सा बोझ? चरखे से सूत काटने का बोझ किसने हल्का कर दिया था? विधवा बहन गंगाबाई ने। अपना पाठ क्या हो गया? और हो गया। अपना पाठ क्या हो गया डियर? ओवर। अब हम पढ़ेंगे इनके प्रश्न उत्तर। देखिए, अब आप ही बताइए, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे विद्यार्थी है ना, वो क्या देंगे? जवाब देंगे। चलो, आप ये दिख रहा होगा आपको? हाँ ठीक है, ये दिखाना होगा। अभ्यास प्रश्न करिए। आप बताइए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसे अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना था। जवाब आ रहा है, ऐसे अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना था। माय डियर भाई, वही थाना है जिस थाने से रोज महात्मा गांधी के पास शिकायतें आती थी। ये वही थाना है जिस थाने में हिंदुस्तानियों और चीनियों का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। यह वही थाना है जिसके अंदर हकदार वाले प्रवेश नहीं कर सकते थे और बिना हक वाले 100 पौंड दे करके प्रवेश हो जाते थे। कौन सा थाना है? जोहानिसबर्ग। कौन सा थाना है? जोहानिसबर्ग। और ये जोहानिसबर्ग कहाँ पड़ता है डियर? दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अफ्रीका में। याद रखिएगा। शांति निकेतन, पहले बात तो ये बताइए, शांति निकेतन है कहाँ? गुजरात में। और शांति निकेतन में महात्मा गांधी सबसे पहले किससे मिले? काका साहब कालेलकर से मिले। और काका साहब कालेलकर का नाम काका क्यों पड़ा? क्योंकि बताइए, केशवराज देश पांडे वहाँ एक गंगनाथ विद्यालय चलाते थे। उनका मानना था कि विद्यालय में पारिवारिक भावना होनी चाहिए। जितने भी अध्यापक हैं उन सभी अध्यापकों के पारिवारिक नाम होने चाहिए, जिसमें से कालेलकर को नाम क्या मिला था? काका। शांति निकेतन में गांधी जी पहली बार किससे मिले? काका कालेलकर से मिले। ठीक है, नेक्स्ट। आहार नीति पुस्तक में किन के विचारों का वर्णन किया गया है भाई? बताइए, आहार नीति पुस्तक में किन के विचारों का वर्णन किया गया? ये शुरुआत में मैंने आपको बताया था, हावर्ड विलियम्स। याद करिए, हावर्ड विलियम्स की पुस्तक का नाम है आहार नीति। गांधी जी के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में लोगों ने क्या भ्रम फैला रखा है? अच्छी प्रकार से अंडरलाइन करवा रखा है, अच्छी प्रकार से बता रखा है। आप बताइए, गांधी जी के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में लोगों ने यह भ्रम फैला रखा था कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है। महात्मा गांधी ने कहा कि जो लोग चौथे आश्रम में आत्मज्ञान को मानते हैं वे लोग कभी आत्मज्ञान को प्राप्ति नहीं कर सकते। महात्मा गांधी के अनुसार आत्मज्ञान की प्राप्ति तो पहले आश्रम में होती है, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में होती है, चौथे आश्रम में प्राप्ति नहीं होती है। और जो
इस प्रकार का ज्ञान चौथे आश्रम मानते हैं, उनको कभी आत्मज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। हिंद स्वराज्य पर गांधी जी के विचारों का मजाक उड़ाते गोखले ने कहा था, क्या कहा था कि आप 1 वर्ष तक हिंदुस्तान में ठहर जाइए, आपके अपने विचार अपने आप ठिकाने लग जाएंगे। तो स्वराज्य के बारे में, हिंद स्वराज्य के बारे में महात्मा गांधी की मजाक उड़ाई थी ना गोखले ने, मैंने अंडरलाइन करवाया था, देखिए वो दिन। शांति निकेतन में बर्तन मांजने वाली टुकड़ी थकान उतारने के लिए क्या करती थी बताइए? मेरे विद्यार्थी सारे जवाब दे रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है, मेरा दिल बोल रहा है कि मेरे विद्यार्थी प्रश्न पढ़ने से पहले उत्तर दे रहे हैं, लेकिन प्रश्न पढ़ें आप। शांति निकेतन में बर्तन मांजने वाली टुकड़ी, सबसे ज़्यादा बर्तन मांजने का, बड़े बड़े बर्तन मांजने का काम किसका था भाई? बड़े बड़े बर्तन मांजने का काम तो था पियर्सन का, क्योंकि ये बड़े दिल और दिमाग से मस्त होकर के काम करता था, काम करने में मज़ा आता था, और जिसको काम करने में मज़ा आता है वो ज़िंदगी में सफल हो जाता है, चर्चा उसी की होती है। तो फिर भी बड़े बड़े बर्तन मांजना पियर्सन का काम है, और भी कोई काम करते थे। जब काम करने वाले शिक्षार्थी थक जाते थे तो क्या बजाते थे भाई डर? बताइए, सितार बजाते थे। सितार एक वाद्य यंत्र है जिसको बजाया जाता है, आवाज निकलती है उसमें से। नेक्स्ट, बेल साहब ने गांधी जी के जीवन प्रवाह को किस तरह प्रभावित किया? वेरी वेरी मोस्ट पर्सन है, मैं पहले बता देता हूं। पहले तो इसके वीएम लगा लो, ये बात विनोद मिल कह रहा है, वेरी मोस्ट भी हो जाएगा और विनोद मिल भी कह रहा है। सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हाँ मैं ऐसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं विद्यार्थियों को प्यार से पढ़ाता हूँ और मेरे विद्यार्थी मेरे सब्जेक्ट को प्यार से पढ़ते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान रखना, मेरे इस प्यारे से विषय को पढ़ने के लिए आप लोगों को सब कुछ छोड़ करके पढ़ना है। आप जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, जिस कोने में रह रहे हैं, घर वालों को बोल दीजिएगा कि हमारी हिंदी की कालांश हो रही है, इसलिए हमारा मन भटकना नहीं चाहिए। जो भी काम करवाना है हमसे वो पहले करवा लीजिए, बीच में कोई आवाज़ नहीं देगा। सब कुछ बंद करके, बोले तो कमरा वगैरह बंद करके, घर वालों को कह करके कि अब हमें कोई छेड़ेगा नहीं, वरना हम सांप जैसे हैं, छिड़ जाएंगे तो फिर रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें पढ़ने दो, जितना काम करवाना है वो काम हमसे पहले करवा लीजिएगा, और हम पढ़ने बैठ गए तो फिर हम किसी की सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा ध्यान पूरी तरह से गुरुजी के वीडियो की तरफ चला जाता है, क्योंकि हिंदी प्यारा विषय है और हिंदी को अगर समझना है तो माय डियर अच्छी प्रकार से उसके अंदर घुल जाना, मिल जाना, अपने आप को समर्पित कर देना हिंदी के प्रति। और मैं तो ये कहता हूँ, हिंदी की कोई छाप नहीं है। किसी भी विषय को आप पढ़ते हैं माय डियर तो दिल और दिमाग से पढ़ना, कम पढ़ लेना, लेकिन जितना पढ़ो उतना दिमाग उसके अंदर लगा देना। अन्यत्र आपका दिमाग यदि चला गया, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो घंटों पढ़ते हैं लेकिन उसका पृष्ठ वहीं का वहीं रह जाता है, दूसरा पृष्ठ खोलता ही नहीं है वो, क्योंकि उनका जो वो शारीरिक रूप से तो वहाँ है लेकिन मानसिक रूप से कहीं गांव गलियों में घूम रहा है, कहीं पुचकों के ठेले के पास बैठे हैं, किसी को सीकर याद आ रहा है, किसी को कोटा याद आ रहा है, किसी को जयपुर याद आ रहा है। आप जहाँ जा रहे थे वो स्थिति आपको याद आ रही होगी। तो माय डियर, मैं भगवान से निवेदन करता हूँ कि इस कठिन कठोर समय में मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो आप अपने लिए कुछ करिए, मेरे लिए नहीं करना है। मैं आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कर्तव्य बनता है। आप अपने लिए करिए क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है कि माता पिता के सपनों को साकार करें। मैं हमेशा विद्यार्थियों को एक ही बात कहता हूँ कि आपको जब ये लगे कि ऐसा करने से गुरुजी का भला हो रहा है, आप वो काम ना करें, और जब आपको ये लगे कि ऐसा करने से गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चलने से हमारे और हमारे परिवार का ही क्या होगा, भला होगा, तो वो आप काम अवश्य करिए, ठीक है ना? तो दिल और दिमाग से पढ़िए, चाहे किसी भी प्रकार के विषय को पढ़े माय डियर। आप घर के कामकाज को पूरा करके दिल और दिमाग से जिस विषय को पढ़ते हैं उस विषय में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। मैं कहता हूँ फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा, क्योंकि आपने अपने आप को झोंक दिया है उसके अंदर। उस सब्जेक्ट भी समझ जाएगा कि ये मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं इसके दिमाग में अभी घुस जाऊँ। तो फिजिक्स को समझने से पहले फिजिक्स आपके दिमाग में घुल मिल बैठेगी, ठीक है ना? हाँ देखिए, हाँ, बेल साहब ने गांधी जी के जीवन प्रवाह को किस तरह प्रभावित किया? बेल साहब ने गांधी जी को समझाया, और बेल साहब की पुस्तक का नाम क्या है? स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट।
उसमें पढ़ा और बेल साहब ने महात्मा गांधी के कान में घंटी बजाई, चेताया कि नाचने से, भाषण देने से, पियानो और वायलिन बजाने से सभ्य नहीं बन सकता। कौन सा तुम्हें इंग्लैंड में जीवन बिताना है? वायलिन और पियानो तो भारत में रह करके भी सीखा जा सकता है। सभ्य बनने के लिए विद्यार्थी बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करिए, विद्याधन को बढ़ाइए, तब जाकर के सभ्य बन सकता है। तो बेल साहब के समझाने पर महात्मा गांधी ने सभ्य की सनक छोड़ दी, लेकिन पोशाक की टिमटाम तो लंबे समय तक चले। टिमटाम का मतलब होता है दिखावा। दंड देने के औचित्य में गांधी जी को क्या शंका थी? दंड देने के औचित्य में गांधी जी को शंका ये थी कि कहीं दंडित होने वाला विद्यार्थी उसका सामना न कर ले, क्योंकि महात्मा गांधी ने टोल्स्टॉय आश्रम में एक शरारती बच्चे की पिटाई कर दी थी, और पिटाई करते समय महात्मा गांधी कांप रहे थे, आपने देखा होगा। और इसलिए कांप रहे थे कहीं 17 वर्षीय लड़का उनका विरोध न कर ले, क्योंकि बच्चा या लड़का हट्टा कट्टा था, अगर वो सामना करना चाहता तो कर सकता था, महात्मा गांधी की धुलाई कर सकता था। इसलिए महात्मा गांधी उस दिन बाल बाल बचे। उस विद्यार्थी को पीटने के बाद में महात्मा गांधी ने यह निर्णय ले लिया कि आगे ऐसा मैं कदम नहीं उठाऊंगा, और शिक्षकों को ये निर्देश दिया, आदेश दिया, आज्ञा दी कि भविष्य में कभी भी किसी विद्यार्थी को पीट करके नहीं पढ़ाएं, प्यार से पढ़ाएं, किसी भी विद्यार्थी को दंड ना दें और सजा ना दें। गोखले ने गांधी जी को क्या प्रतिज्ञा करवाई थी कि आप सार्वजनिक स्थान पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, आप अपना काम करेंगे, इसलिए 5 वर्ष तक किसी प्रकार का काम ना करें। ये बातें अंडरलाइन करवा रखी है। फिनिक्स का रसोईघर स्वावलंबी बन गया था, क्योंकि वहाँ पर सब शिक्षक और शिक्षार्थी मिल करके काम करते थे। हालांकि बाद में ये सब उजड़ गया था, लेकिन शुरुआत के अंदर सभी शिक्षक और शिक्षार्थी मिलकर खाना बनाते थे, मिलकर सारा काम करते थे, अवैतनिक रूप से काम करते थे, रसोइये को काम पर नहीं रखते थे, है ना। तो ऐसे घुल मिलकर काम करने से फिनिक्स का रसोईघर स्वावलंबी बन गया था। ये भी वेरी वेरी मोस्ट पर्सन है। गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए जो प्रयोग किए उन्हें अपने शब्दों में लिखे। गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए क्या क्या किया, ये तो वेरी मोस्ट पर्सन है पार्ट का फर्स्ट। गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए प्रयोग, गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए आपको पता आर्मी और नेवी स्टोर से कपड़े सिलवाए, चिमनी टोपी पहनी, है ना, सोने की चेन मंगवाई जेब में लटकाने के लिए, और आईने के सामने टाई पहनना सीखा, नृत्य शिक्षिका का घर खोजा, नृत्य सीखा और भाषण देना सीखा, उनके अनुसार बाहरी कुछ गुण भी सीखे, है ना। तो जो जो बातें मैंने अंडरलाइन करवाई थी सभ्य बनने के लिए ऐसा क्यों किया, तो ये बातें आपको सारी इस सभ्य बनने के लिए प्रयोग में बतानी है, और लिख लिख करके याद करना। ये प्रश्न आपकी बार आ सकता है। संकलित आत्मविकास के आधार पर गांधी जी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। चरित्र आपको पता है, सादगीपूर्ण व्यक्तित्व है, सरल स्वभाव, है ना, सादा जीवन, उच्च विचार, करना तो यही है अपने को। संकल्प शक्ति, खादी का जन्म पाठ, ये भी वेरी 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 मोस्ट पर्सन है। खादी का जन्म पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आपको ये पूरी बातें लिखनी है, मैं बार बार बता चुका हूँ और अभी हमने पढ़ाई है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो खादी का जन्म, जो पीछे का जो अंत का जो सारांश है वो आपको पढ़ लेना है कि खादी का जन्म किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। वो बातें आप आज करेंगे। ये पाठ अपना इसी के साथ क्या हो गया डियर, पूरा हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये पूरा पाठ मैंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो आपके पीयूष के कितने पाठ समाप्त हो चुके हैं? 2 पाठ समाप्त हो चुके हैं। कितने पाठ हो चुके हैं? 2 पाठ समाप्त हो चुके हैं। लंबा लंबा था और संक्षिप्त कर दिया आपके सामने। देखो कितना बड़ा पाठ है, हमने इसको चुटकियों के अंदर, भाग चाहे कितने ही हों लेकिन अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग है क्या? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। और मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। करमचंद बाप का नाम था और लेखक परिचय में याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने पढ़ा था सभ्य की पोशाक में रहे महात्मा गांधी। हमने ये पढ़ा कि महात्मा गांधी है वो क्या थे भाई, सभ्य बनने के लिए क्या क्या करते हैं, और वो भोजन गृह में जाते हैं, रात को भूखा रहते हैं, बलवान की भिड़ंत में अन्याय अत्याचार का विरोध करते हैं, ठीक है ना। जोहान्सबर्ग थाना होता है ना, वहाँ पर 2 अधिकारियों को बर्खास्त किया जाता है। महात्मा गांधी का मान सम्मान बढ़ता है। आत्मिक शिक्षा में चरित्र का निर्माण होता है, ईश्वर की ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। और आत्मिक ज्ञान में शिक्षक का चरित्र उत्तम होना चाहिए, वो दूर बैठे भी
छात्र की आत्मा को हिला सकता है। शांति निकेतन गुजरात में हमने देखा, यहाँ पर सप्ताह भर महात्मा गांधी रहे और इतने में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण शांति निकेतन कहाँ डूब जाता है, शोक की लहर में डूब जाता है। शांति निकेतन में महात्मा गांधी क्या करते हैं, शांति निकेतन में महात्मा गांधी क्या करते हैं, आश्रम में विद्यार्थियों को और शिक्षकों को समझाते हैं कि आप वैज्ञानिक रसोई के बदले सब मिलजुल करके काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे सीधी रसोई बनेगी, मसालों का त्याग होगा और खाना अच्छा होगा, है ना, समय भी कम लगेगा। खादी का जन्म में हमने अभी पढ़ा है, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे, कौन सा, तीसरा पार्ट, जिसका नाम है गोरा। क्या क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों को एक बार फिर से बहुत बहुत मोकली क्या बधाई और सभी का धन्यवाद। ओके, थैंक यू।